boring and sharpness. चलो, तो एक जल्दी से ना मुझे तुम लोगों को एक रिफ्रेशर देना है, एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे तुम लोगों को रिमाइंड कराना है, रिकॉल कराना है, क्योंकि आज की क्लास पढ़ाने के लिए ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। बेटा सीन्स ऐसे हैं कि मेरे पास है एक अदद रेक्टेंगल शेप का ग्लास ब्लॉक। क्या है भाई? रेक्टेंगल शेप का ग्लास ब्लॉक, और मैं उसमें एंटर करवाने वाला हूं एक अदद लाइट रे। तो ये आ गई आपकी एक प्यारी सी खूबसूरत सी लाइट रे। आपको ये बात पता है, जैसे ही लाइट रे अपना मीडियम चेंज करेगी, यानी एयर से ग्लास में आएगी, तो लाइट रे की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? लाइट रे की स्पीड हो जाएगी कम, और जब जब लाइट रे की स्पीड कम हो जाती है, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपकी ये लाइट रे भी ग्लास के अंदर आकर बेटा क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। हाउ विल इट लुक लाइक? कुछ इस तरह की दिखाई देगी आपको। ये देखें, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और जैसे ही यही लाइट रे बाहर आएगी, यानी ग्लास से वापस एयर में आएगी, दिस लाइट रे इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने एक और नॉर्मल बनाया। अब जब लाइट बाहर आएगी, हाउ विल इट गो? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो आपकी दो लाइट रेज यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या चक्करबाजी चल रही है। देखें, पहले आपकी लाइट एयर से ग्लास में गई और ग्लास से वापस एयर में आ गई। तो ये जो जाने वाली लाइट रे है, ये कहलाएगी बेटा इंसिडेंट रे। ये जो बीच में जो लाइट रे बेंड हो गई, इसको आप कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहोगे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो बाहर लाइट रे इमर्ज हो रही है, तुम इस लाइट रे को नाम दोगे इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। एक बात और, यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स मेजर किए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ बेटा। एक ये वाला एंगल आ गया, एक ये वाला एंगल आ गया। इस एंगल को आप इंसिडेंट एंगल कह सकते हो, इस एंगल को आप रिफ्रैक्शन एंगल कह सकते हो। ये बात समझ आ गई? और ये बात जो बच्चे मुझसे कोचिंग में पढ़ते हैं या स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन्हें ये बात मालूम है कि मैंने एक जुगाड़ बताई है। बेटा देखो, दो ही एंगल्स होते हैं, एक होता है एयर वाला एंगल और एक होता है मीडियम वाला एंगल। और ये बात मैंने आपको हमेशा बताई है कि जो एंगल एयर में बनता है वो बड़ा होता है ना, ग्रेटर एंगल होता है जो एंगल एयर में बनता है। और जो एंगल मीडियम में बनता है वो बेटा छोटा एंगल होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, वो स्मॉलर एंगल होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको इसी तरह रखवाया है, साइन ग्रेटर एंगल अपॉन साइन स्मॉलर एंगल, या साइन एयर वाला एंगल अपॉन साइन मीडियम वाला एंगल। अच्छा, आगे चलो। मैं आपको ग्लास ब्लॉक क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बेटा आज मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने लगा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एटीपी के क्वेश्चंस आपको समझाने लगा हूँ। ये जो मैंने ग्लास ब्लॉक बनाकर दिखाया है, दिस ग्लास ब्लॉक टेल्स अस कि लाइट किस तरह से ग्लास ब्लॉक में एंटर करके बेंड होती है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर तुम्हारे पास ग्लास ब्लॉक है, एक और ग्लास ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन इस ग्लास ब्लॉक में हम लाइट को टेढ़ा नहीं लेकर जा रहे, वी आर गोइंग टू एंटर द लाइट स्ट्रेट लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल भी ऐसे ही बनेगा। अब तुम नोट करो, जो तुम्हारी लाइट की डायरेक्शन है वो है अलोंग द नॉर्मल। तुम क्या बोलोगे? द लाइट इज ट्रैवलिंग अलोंग द नॉर्मल, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। याद रखना, जब भी लाइट अलोंग द नॉर्मल ट्रैवल करती है या एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तुम्हारी लाइट रे बेंड नहीं होती, वो सीधी सीधी निकल जाती है विदाउट एनी बेंडिंग। So that is how your light ray is going to proceed in the glass block. अच्छा, अब जरा सुनो पेपर में क्या करने जा रहे हैं हम। जरा पेपर में आज आसान और सिंपल वाले क्वेश्चंस पहले आपको कराता हूँ वार्म अप करने के लिए। ये देखिए, ये बल्कि एक मिनट, माय बैड, वापस आओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फाइल खोली हमने और ये हमने फाइल सिलेक्ट की। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा सवाल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जरा सुने। लिखा हुआ, स्टूडेंट डायरेक्ट्स टू पैरेलल रेज ऑफ लाइट, रे 1 एंड रे 2, टुवर्ड्स द साइड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ब्लॉक। तुम एक प्लास्टिक ब्लॉक बनाकर दिखाया हुआ है, काफी अनोखे से शेप का प्लास्टिक ब्लॉक है। अगर मैं इस प्लास्टिक ब्लॉक को इस तरह से रोटेट कर दूं ना, तो तुम्हें याद आएगा ये क्या है। इस शेप की क्या चीज पढ़ी आपने? आपको कुछ याद आया? इस शेप की आपने एक चीज पढ़ी है बाय द वे, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को याद आ चुका है। इस शेप की जो चीज आपने पढ़ी है उसका नाम है, ओ ये क्या किया, अबे यार, वन सेकंड, उस चीज का नाम है कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दे दिया, प्लास्टिक ब्लॉक। अब आपसे कुछ सवालात पूछने जा रहे हैं। वो दो लाइट रेज उसमें एंटर करवा रहे हैं। ये लोग कौन कौन सी लाइट रेज है बेटा? देखो,
सवाल पढ़ो एक बार, लाइट रे 1 एंड लाइट रे 2। फिर कह रहे हैं नीचे पढ़े, मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, पार्ट ए। लिखा हुआ द स्टूडेंट मार्क्स 2 पॉइंट्स आर एंड एस ऑन द पाथ ऑफ रे 1 आफ्टर इट हैज पास थ्रू द ब्लॉक। आर और एस दिख रहे हैं। कह रहे ऑन फिगर, अब ये वाला पार्ट पढ़ो नीचे वाला, ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग एस एंड आर, कंटिन्यू द लाइन टू मीट द ब्लॉक। बेटा एस और आर को ज्वाइन करें, एस और आर को क्या करें, ज्वाइन करें। एस और आर को ज्वाइन करते हैं, कोशिश करते हैं एस और आर को ज्वाइन करने की, ठीक है। और कंटिन्यू द लाइन टू मीट द ब्लॉक। लेट्स ट्राई। ये मैंने एस और आर को ज्वाइन करने की छोटी सी कोशिश की है। आगे आपसे कह रहे हैं, अगला पार्ट पढ़ रहा हूँ बेटा, on figure 3.1 draw a line to complete the path of ray 1 through the block। बेटा through the block कैसे कंप्लीट करेंगे, फिर से रूलर रखें और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें। अब देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, ये देखिएगा, आई एम जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स थ्रू द ब्लॉक का मतलब ये वाला पाथ कंप्लीट करना था। देखा आपने मैंने कैसे पाथ कंप्लीट किया। फिर अगला पॉइंट पढ़े, पार्ट डी। पार्ट डी में क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट मार्क्स 2 पॉइंट्स W एंड X ऑन द पाथ ऑफ रे 2 after it has passed through the block on figure complete the path of ray 2। बेटा बिल्कुल जैसा आपने रे 1 का पाथ कंप्लीट किया है, बिल्कुल वैसे ही रे 2 का भी पूरा पाथ कंप्लीट करके दिखाएं। तो देखिए मैं इसका पाथ कंप्लीट कर रहा हूँ, ये मैंने अपना रूलर सेट किया, ठीक है, और ये मैंने बनाई लाइन, ठीक है। और अंदर वाले पॉइंट्स को भी बेटा आपस में जोड़ दें जैसा आपने वहां पे किया था। ये देखिए, तो देखिए मैंने पाथ कंप्लीट कर दिया, अपनी दोनों रेस के पाथ कंप्लीट कर दिए। आगे आपसे कह रहे हैं, पार्ट सी पढ़ने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, आई एम रीडिंग पार्ट सी। पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, एक्सटेंड लाइंस एस आर एंड एक्स डब्ल्यू बैक अंटिल दे मीट एट अ पॉइंट। बेटा एस आर और एक्स डब्ल्यू को एक्सटेंड करें अंटिल दे मीट एट अ पॉइंट, लेबल दिस पॉइंट एफ। बेटा दोनों लाइंस को एक्सटेंड करें। अब देखें मैं दोनों लाइंस को एक्सटेंड करने जा रहा हूँ, कह रहे हैं अंटिल दे मीट अ पॉइंट। लेट्स ट्राई, I am going to extend the lines। देखिए मैंने इसको भी एक्सटेंड किया और मैंने इसको भी एक्सटेंड किया। लेट्स एक्सटेंड इट। जब मैंने दोनों को एक्सटेंड किया, आप नोट करें, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। इस पॉइंट को कह रहे हैं एफ लेबल कर दें, तो मैंने इस पॉइंट को क्या लेबल कर दिया बेटा, एफ लेबल कर दिया। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, मैं इस वक्त वही कर रहा हूं जो एग्जामिनर मुझे करने को कह रहा है। वो कह रहा है यहाँ से लाइन की जो मैंने खींच दी, वो कह रहा है वहां से लाइन की जो मैंने खींच दी, ठीक है। इस वक्त मैं फुल ओबीडियंट बच्चा चल रहा हूँ, जो वो बोलेगा वो आपका भाई करेगा। आगे लिखा हुआ है मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ फ्रॉम एफ टू द सेंटर ऑफ द ब्लॉक। बेटा सी का पार्ट 2 पढ़े, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू द सेंटर ऑफ द ब्लॉक। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, कौन सा डिस्टेंस मेजर करने कह रहा है। ये कह रहा है ब्लॉक के सेंटर से एफ का डिस्टेंस मेजर करें। तो आपको ये जो मैंने ग्रीन कलर से आपको डिस्टेंस हाईलाइट करके दिया है, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना होगा। बेटा उसने डायग्राम में मेजरमेंट लेने को कहा है आपसे, तो आप कुछ नहीं करोगे। मेरे पास रूलर, मैं एक बार देख लेता हूँ अगर मेरा रूलर सही मेजरमेंट दे दे, ठीक है। ये मैंने अपना रूलर प्लेस किया। बेटा मेरे हिसाब से जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है तकरीबन 2.2 सेंटीमीटर आ रही है मेरे हिसाब से। हो सकता है ये आगे पीछे भी हो सकती है। क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटी सी एक प्रैक्टिस थी जो आपने की। एक और सवाल आपको करवाना चाह रहा हूँ, जरा आगे चलिएगा। नहीं, प्रिज्म वाला भी नहीं करेंगे, पहले हम ये वाला करेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक वाला करेंगे। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 फिर देखें, a student starts an experiment to determine the path of light through a glass block। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, आगे लिखा हुआ है the student uses a rectangular glass block and optical pins। He places the glass block on a sheet of paper on a soft board as shown। The student draws a line L to represent an incident ray on figure 3.1। अब सर ये वाला पार्ट पढ़े भाई। On figure 3.1 draw the normal at the point where L meets the glass block। बेटा नॉर्मल बनाने को कह रहे हैं। Where is L? इस लाइन को उसने L कहा है, जहां पर ये ग्लास ब्लॉक से मीट कर रही है वहां नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल के बारे में बेटा एक बात याद रख लेना, नॉर्मल का जो एंगल होता है ना वो सरफेस से 90 डिग्री होता है। द नॉर्मल इज ऑलवेज एट 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस।
तो ये आपका नॉर्मल आ गया। ये देखिए मैंने जो रेड कलर से लाइन बनाई है, दिस इज द नॉर्मल। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, आगे आपसे कह रहे हैं अगले पार्ट में पढ़ें ये वाला पार्ट। ऑन फिगर 3.1 लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल कर बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस सारे बच्चों को पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और इस एंगल को उसने नाम रखने को बोला है आई। तो बेटा मैं अपना ये वाला एंगल कैसे मेजर करूंगा, अभी मेरे पास डी तो नहीं है, आई डू नॉट हैव द प्रोट्रैक्टर विद मी, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कभी भी एंगल मेजर कर रहा हूँ तो बेटा इसकी निंजा जुगाड़ सुन लो, जुगाड़ बाय सरलताश। जुगाड़ ये मेरे नौजवानों, अपना जो डी है, जो आपका प्रोट्रैक्टर है, उसको हमेशा अलाइन करोगे अपने नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ डी रखना बेटा, क्लियर है? डी किसके साथ रखना, नॉर्मल के साथ डी रखना, और उसके बाद मेजरमेंट लेना। ये आपने देखे, ये आपने डी सेट किया, ये जो मैंने ब्लू कलर से एंगल हाईलाइट किया वो ये निकाल लो, खत्म हो गई बात। इट इज एज सिंपल एज दिस। क्लियर हो गया? तो इससे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इससे आ जाएगा तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से बता रहा हूँ, ये जुगाड़ फिर से सुन लो। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आप अपने डी को हमेशा नॉर्मल पे रखोगे, नॉर्मल से अलाइन करोगे। क्लियर हो गया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप निकाल लोगे, आई एम श्योर, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ये वाला पार्ट पढ़ो, कौन सा? द स्टूडेंट देन प्लेसेस अ पिन P1 ऑन द इंसिडेंट रे। स्टूडेंट ने क्या किया, इंसिडेंट रे पर एक पिन लगा दी। सजेस्ट अ रीजन व्हाई द स्टूडेंट यूजेस अ बोर्ड अंडर द पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर के नीचे बोर्ड क्यों लगाए बेटा? अगर बोर्ड नहीं लगाता तो हार्ड सरफेस होती, पेन घुसती कैसे? वो क्या कर रहा है मैं आपको यहाँ इस तरह से समझाता हूँ। देखें, ये आपका बोर्ड आ गया, ये बोर्ड के ऊपर इस तरह से ग्लास ब्लॉक रख के ना आपका स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये लाइट रे आएगी, लाइट रे अंदर आकर बेंड हो जाएगी और फिर ऐसे सीधी निकल जाएगी। थोड़ा जूम करके बना देता हूँ, आप भी बोलेंगे सर पता नहीं क्या चिंदी चोरी कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, ये आपका पेपर आ गया, ये आपके पेपर के ऊपर ग्लास ब्लॉक आ गया, ग्लास ब्लॉक रखा हुआ है ना बेटा, ये आपका ग्लास ब्लॉक आ गया, ये आपकी लाइट रे आई, ठीक है, ये अंदर आकर बेंड हुई और फिर सीधी निकल गई। अब स्टूडेंट पता है क्या होशियारियां कर रहे हैं, वो पिन्स लगा रहे हैं। उसने इंसिडेंट रे पे भी 2 पिन्स लगा देनी है और रिफ्रैक्टेड रे पर भी 2 पिन्स लगा देंगे। पिन्स क्यों लगाते हैं बेटा? पिन्स इसलिए लगाते हैं ताकि हम पाथ ऑफ द लाइट रे को निकाल सकें। आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा जिससे आपको इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा। सेंड यू द लिंक इंशाल्लाह। कह रहे सजेस्ट अ रीजन व्हाई द स्टूडेंट यूजेस अ बोर्ड अंडर द पीस ऑफ पेपर। इसका जवाब आप लिखेंगे, so the pins can be inserted and they do not have to be placed on hard surface, ताकि आपकी पिन्स तो घुसे। अगर नीचे बोर्ड नहीं रखेंगे तो आपकी पिन्स ही नहीं घुसेंगी। फर्ज करें आप डेस्क पर रख कर ये काम कर रहे हैं, आपकी पिन्स कैसे घुसेंगी हार्ड डेस्क पर? समझ रहे? आगे लिखो, द स्टूडेंट प्लेसेस अ सेकंड पिन P2 ऑन L, सजेस्ट वेयर ऑन L पिन P2 शुड बी प्लेस्ड। अब L देखें कहां है, वेयर इज L? ये जो इंसिडेंट लाइट रे इन्होंने बना के दी है ना, इसका नाम है L। बताए दूसरी पिन कहां लगाए? तो बेटा ये रूल सुन लो, जो पिन्स लगती है ना वो कम से कम भी 5 to 6 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर लगती है। क्या मतलब हुआ सर 5 to 6 सेंटीमीटर दूर लगने का? ये देखो, पहले देखो आप अपनी पिन P1, आपकी पिन P1 यहाँ लगी हुई है, मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। आपकी जो पिन P2 लगेगी वो P2 वाली पिन P1 वाली पिन से जरा दूर लगाना, ठीक है? P2 वाली पिन P1 वाली पिन से जरा दूर लगाना। तो उन्होंने यही तो पूछा है, द स्टूडेंट प्लेसेस अ सेकंड पिन ऑन L, suggest where on L pin P2 should be placed। तुम जवाब दोगे it should be placed at least 5 centimeter away from pin P1। आपकी ये जो दूसरी वाली पेन है वो कम से कम भी 5 सेंटीमीटर अवे लगेगी P1 से। आगे कह रहे हैं टू फाइंड द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे, the student views P1 and P2 through the glass block. He moves his head until P1 and P2 are in line.
एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पिन्स टू बी वर्टिकल। अब समझो इस एक्सपेरिमेंट क्या क्या है। स्टूडेंट पता है क्या कर रहा है होशियारी में, मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज दिस स्टूडेंट ट्राइंग टू डू। स्टूडेंट ने ये रखा ग्लास ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक के इस तरफ उसने लगा दी पिन्स, इस तरफ पर एक पिन यहाँ लगा दी, एक पिन यहाँ लगा दी। अब इन पिन्स को पता है वो कहां से देख रहा है, इन पिन, ये देखिए ये आपकी लाइट रे आ गई जो लाल रंग से बनाई है ना मैंने, ये लाइट रे आ गई। अब जब आपकी लाइट रे बाहर निकलेगी, स्टूडेंट पता है इन्हीं पिन्स को कहां से देख रहा है, वो ग्लास ब्लॉक की इस साइड से देख रहा है पिन्स को। ये उसने आंखें बिछाई है, ये मैंने आंख बनाई है, आए जाल की आंख लग रही है, मुझे पता है थोड़ी अच्छी सी बना देता हूँ, वाहियात आंख लग रही थी, किसी दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आप देख सकें। ये स्टूडेंट ने अपनी खूबसूरत आंखें बिछा दी पेन्स देखने के लिए। तो स्टूडेंट ने क्या किया हुआ, अगर मैं ग्लास ब्लॉक का नाम रख दूं, ग्लास ब्लॉक का नाम रख देते हैं ए बी सी डी, तो उसने जो पिन्स लगाई हुई है ना वो ए बी वाली साइड पर लगाई है, और वो पिन्स को देख कहां से रहा है, वो पिन्स को सी डी वाली साइड से देख रहा है। पिन्स का वर्टिकल होना बहुत जरूरी है, वरना पिन्स एक दूसरे से अलाइन नहीं होंगी, दिखाई नहीं देगी। और पता है जहां से वो पिन्स को देख रहा है उसी सीध में वो दो पिन्स और भी लगाएगा, भी देखना आगे सवाल में दो पिन्स और लगवाएंगे इस साइड पर, शर्त लगा लो। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पहले तो ये वाले सवाल के जवाब दो। कह रहे एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पिन्स टू बी वर्टिकल, पिन्स का वर्टिकल होना क्यों जरूरी है, तुम जवाब दे दो। सो द पिन्स कैन बी अलाइंड and emergent ray can be obtained, ताकि पिन्स अलाइन हो जाए और इमर्जेंट रे ऑब्टेन हो जाए। कौन सी रे को मैं इमर्जेंट कह रहा हूँ, जो ए बी से आ रही है ना, जो ए बी वाली साइड से आ रही है वो इंसिडेंट रे, और सी डी वाली साइड से जो निकल रही है ना वो इमर्जेंट रे। फिर कह रहे हैं द स्टूडेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मार्क द इमर्जेंट रे विद द apparatus as it is set up in figure 3.1। कह रहे फिगर 3.1 में जो apparatus की सेटिंग की हुई है ना, इमर्जेंट रे को मार्क करना बड़ा मुश्किल है। कह रहे सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अ रीजन फॉर दिस। जरा apparatus की सेटिंग देखो, जायलो ने क्या किया, जायलो ने तो नहीं, ये स्टूडेंट ही जायल है, इसने क्या किया हुआ है, इसने इस ग्लास ब्लॉक को पता नहीं इतने बड़े पेपर पे टेढ़ा क्यों रखा हुआ है। अब खुद सोचो ना यार, तुम्हारी जो लाइट रे है वो अंदर आकर क्या होगी, पहले तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अब जब वो बाहर आएगी तो बाहर आने के लिए तुमने जगह ही नहीं दी उसको, तुम कहाँ लगाओगे। देखो तुम्हारी इंसिडेंट रे इतनी छोटी बन रही है, ये देखो फिर से बना रहा हूँ, ये तुम्हारी लाइट रे अंदर आकर क्या हो गई, बेंड हो गई, ग्लास ब्लॉक के अंदर आकर नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना बेटा, तो देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। लेकिन जब यही लाइट बाहर आएगी तो बेटा इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल इट विल नाउ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब ये जाएगी तो बेटा यहाँ तो बेटा तुम्हारा ग्लास ब्लॉक पेपर ही खत्म हो गया, वो बेचारा कहाँ पिन लगाएगा, वो इमरजेंट रे कैसे ऑब्टेन करेगा, इमरजेंट रे तो बनी ही नहीं ना, उसको जगह ही नहीं मिल रही। इसी जगह अगर इसी ग्लास ब्लॉक को जाहिल ने सीधा रखा हुआ होता तो एक्सपेरिमेंट आराम से हो जाता, लेकिन नहीं, क्या करें, गंवार है ये जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो वही तो कह रहा है, वो कह रहा है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अ रीजन फॉर दिस, उसके लिए क्यों इमरजेंट रे देखना मुश्किल है, पिन्स लगाना क्यों मुश्किल है। तो आप लिखेंगे इसका जवाब नॉट इनफ स्पेस टू प्लेस pins due to the wrong placement of the block। ब्लॉक ही टेढ़ा रखा हुआ उसने, इसीलिए इमरजेंट रे में पिन्स लगाने के लिए स्पेस ही नहीं है, वो कैसे करेगा बेटा ये काम। ठीक है, उसके भी तो दुख को समझो। आगे देखो आगे क्या बात होगी, बस यही था, बस बच्चों वाली। अरे वाह क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी बात पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, पहले मैं 1 मिनट जरा वापस आ जाऊं चैट पे, कुछ देख लूं कोई काम की बात। मुझे पता है आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होंगी, लाइट गिव्स अ टफ टाइम। चैप्टर्स बेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। कॉनकेव लेंस, वेरी गुड वेरी गुड।
ठीक है फराज बेटा तू पिटेगा मुझसे, मैं बता रहा हूँ, तू ट्रोल कर रहा है मुझे क्लास में। हाँ, जिन्होंने ये चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा पाए, डिफेंस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे मैंने लाइट वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा, तो जब मैं आपको पढ़ा दूंगा फिर ये आपको इजी लगेगा। अरे आपको एक चीज सिखानी थी, मैंने ओपन करके रखा हुआ था, फिर ये भी भूल जाता मैं। अब देखिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ग्लास ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ। अब ग्लास ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप ये समझ लोगे। देखो ये आपके पास आ गया ग्लास ब्लॉक, कैन यू सी द ग्लास ब्लॉक? ये रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप का ग्लास ब्लॉक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस ग्लास ब्लॉक में लाइट को एंटर करने लगा हूँ। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा था ना, लाइट आएगी टेढ़ी हो जाएगी फिर निकलेगी, तो मैं इसमें लाइट को एंटर करने लगा हूँ। ये हमने की आपकी लाइट ऑन, ये लेजर लाइट है, लेजर लाइट से लाइट ऑन की। अब ये देखें, ये आपकी लाइट को आपकी लाइट आपको बेंडिंग दिखाई दे रही है अपनी लाइट की, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर लाइट रे इज बेंडिंग। तो नोट करो, तुम्हारी इंसिडेंट रे आती है ग्लास ब्लॉक के अंदर, वो लाइट बेंड हो जाती है, और फिर जब वही लाइट रे बाहर आती है तो उस लाइट रे को आप इमर्जेंट रे कहते हैं। और अगर आपकी लाइट रे आपने बिल्कुल सीधी एंटर करवाई तो वो बेंड नहीं होगी। ये देखिए, इसको अगर बिल्कुल सीधा एंटर करवाऊं, ये बेंड ही नहीं हो रही। ये बेंड क्यों नहीं हो रही बेटा? क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है। बेटा बेंडिंग कब होती है, रिफ्रैक्शन कब होती है? जब आप लाइट को टेढ़ा एंटर करवाओगे। तो जैसे ही आपने लाइट को टेढ़ा एंटर करवाया, इट इज नाउ बेंडिंग। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल था ये। अच्छा, मुझे आपको एक चीज और पढ़ानी है बेटा, मुझे आपको ग्लास ब्लॉक के अलावा मुझे आपको प्रिज्म पढ़ाना है। प्रिज्म लाइट कैसे बेंड करता है, जरा ये देखो। पहले मैं आपको प्रिज्म की बेंडिंग दिखा दूं। हाउ डज अ प्रिज्म बेंड द लाइट? फर्ज करो ये मेरा आ गया एक ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे मैं एक प्रिज्म बनाता हूँ। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने एक प्रिज्म बनाया। ये बेटा एक प्रिज्म की तरफ लाइट रे आई। बेटा लाइट रे जहां पर हिट करती है वहां पर नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल का एंगल सरफेस के साथ 90 डिग्री होता है। जब लाइट प्रिज्म के अंदर पहुंचेगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट किस तरफ बेंड हो जाएगी? लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये देखो, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। और जब यही लाइट बाहर आएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का क्या मतलब है? देखो, क्या यूं यूं करूंगा, ये तो बेंड ही नहीं हुई, ये तो सीधी सीधी चली गई। अच्छा, क्या मैं यूं करूंगा? बेटा ये तो नॉर्मल की तरफ हो गई और भी नॉर्मल से क्लोज हो गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यूं बेंड करूंगा। ये देखो, ये नॉर्मल से दूर हो। तो इस तरह से आपका प्रिज्म लाइट को बेंड करता है। प्रिज्म की डायग्राम समझो, मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाता हूँ। कहाँ गई वो मेरी? यस, या ये आ गया आपका प्रिज्म। ये देखिए, प्रिज्म को मैं आपको दिखाता हूँ। हाउ डज अ प्रिज्म बेंड द लाइट? ये देख, ये आ गई प्रिज्म की बेंडिंग। दैट इज हाउ अ प्रिज्म बेंड्स द लाइट। लाइट अंदर गई, बेंड हुई और बाहर आ गई। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं प्रिज्म में नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइट को एंटर करवाऊंगा, लाइट बेंड यहाँ पर एंटर होते हुए नहीं। और अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर क्यों आ रही है? जिन बच्चों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा उन्हें बात पता है कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तब TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। मैं इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पर बैठे लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेटा लाइट पढ़े बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता। मैंने कुछ बच्चों को रिसेंट में लाइट पढ़ाया तो उन्हें ये सारी बातें मालूम है। डिफेंस जैटियंस वाले बच्चों के अलावा मेजॉरिटी लाइट कवर कर चुकी है मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए वापस से इस एक्सरसाइज पर। ये देखें, ये जो बेटा आपकी थियरी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। देखिए यहाँ पे P1 P2 P3 P4 है। इस क्वेश्चन को आप पढ़कर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो पहले आपको बोलेगा P1 P2 को ज्वाइन करो। आप P1 P2 को कैसे ज्वाइन करोगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, आप एक रूलर रखोगे और रूलर रखकर आप P1 P2 को ज्वाइन करते हुए कहाँ लेकर जाओगे? प्रिज्म तक लेकर जाओगे। दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट। कर दिया ज्वाइन। इसके बाद P3 P4 को भी ज्वाइन करो। ये मैंने रूलर रखा और ये मैंने रूलर की मदद से क्या कर दिया बेटा, P3 P4 को भी ज्वाइन कर दिया। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। और एंड में दोनों बीच वाली रेस को भी ज्वाइन कर दो, आपके पास बीच वाली रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी। ये देखो, ये मैंने इनको ज्वाइन किया।
सिंपल। तो आई हैव गॉट माय 3 लाइट रेज, इंसिडेंट रे, इसको मैं इंसिडेंट रे कह देता हूँ, वो जो अंदर वाली है उसको मैं रिफ्रैक्टेड रे कह देता हूँ, और जो बाहर वाली है उसको मैं इमर्जेंट रे कह देता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये सवाल आप खुद से पढ़कर करेंगे, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, और वो है ये सर्कल वाला। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझने से पहले तुम्हें थोड़ा सा सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सर्कुलर ग्लास ब्लॉक लाइट को बेंड करता कैसे। सर्कल वाला ग्लास ब्लॉक लेकर आते हैं, इस प्रिज्म को हटाते हैं, ये आपके सर्कल में देखें लाइट रे इस वक्त बेंड नहीं हो रही, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है। बेंड क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी लाइट रे बिल्कुल सीधी एंटर हो रही है नॉर्मल की डायरेक्शन। और जब मैंने यहाँ पर एक से ज्यादा लाइट रेस प्रोड्यूस की तो देखें एक से ज्यादा लाइट रेस की वजह से क्या हुआ, आगे जाके लाइट रेस एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई। व्हाट हैज हैपेंड, द लाइट रेस हैव कन्वर्ज्ड। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी ये वाला क्वेश्चन कराना है, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन आपको करवाना है। यहाँ पर लाइट रेस देखें, पहले आप लाइन 1 को देखें बेटा, लाइन 1 को। कैन यू सी लाइन 1? लाइन 1 का पाथ मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। पिन P3 और P4 को ज्वाइन करें। जब आप ये सवाल पूरा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं इसमें आपको मेन पार्ट करवा रहा हूँ टू शो यू समथिंग। देखिए मैं पिन P3 और P4 को क्या कर रहा हूँ बेटा, ज्वाइन कर रहा हूँ। कर दिया ज्वाइन। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दें, आपको लाइन 1 का कंप्लीट पाथ मिल जाएगा। ये आपका लाइन 1 का पाथ आ गया। सो दिस इज योर पाथ ऑफ लाइन 1। इसी तरह लाइन 3 का भी पाथ कंप्लीट करने जा रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइन 3। लाइन 3 का पाथ उन्होंने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन अगर लाइन 3 का पाथ बनता तो वो लाइन 1 की तरह ही बनता, कुछ इस तरह का। ये देखें, ये आपके दोनों लाइट रेस का क्या आ गया बेटा, दोनों लाइट रेस का आपका पाथ आ गया P1 P2 P3, सॉरी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। बीच वाली लाइन का भी पाथ कंप्लीट कर ही देते हैं बेटा। ये बीच वाली लाइन है, ठीक है। तो ये आपके सर्कल की वजह से या सर्कुलर ग्लास ब्लॉक से लाइट की बेंडिंग मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास थोड़ी सी स्पेशल होगी। कल की क्लास में मैं आपको सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक और सर्कुलर ग्लास ब्लॉक में थोड़ा सा मजीद डिटेल में बताऊंगा। एक सर्कल और एक सेमी सर्कल से लाइट किस तरह से आपने बेंड करवानी है। और कल की क्लास में एक और चीज डिस्कस होगी, या अगर कल नहीं हो पाई तो नेक्स्ट क्लास में होगी। उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वर्कशीट अलग से बनाएंगे आपके लिए। तो आज मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। कल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्कल विद यू कि ये जो लाइट रे बेंड हो रही है ऐसे ही क्यों बेंड हो रही है। एक चीज और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि सर सर्कल पे नॉर्मल कैसे बनेगा। देखो, ग्लास ब्लॉक पे नॉर्मल बनाना बहुत आसान है। नॉर्मल का मतलब एक 90 डिग्री वाली लाइन बना दो, दैट्स इट। लेकिन सर्कल पे नॉर्मल कैसे बनेगा? तो सर्कल पे नॉर्मल बनाने की जुगाड़ एक तो सिंपल तरीका है कि आप उस पॉइंट पर पहले टेंजेंट बनाएं और फिर टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री की लाइन बनाएं। हम इतनी खुआरियों से बचेंगे, मैं आपको जुगाड़ बता दूंगा। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा उन्हें जुगाड़ ऑलरेडी मालूम है। तो कल इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।